हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग सीमेंट का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं और जहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट के बारे में और बॉक्स कंपाउंड के बारे में, ठीक है। और इसके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट, ठीक है। इसके सारे कंपोनेंट को याद रखना है विथ परसेंटेज, ठीक ना। तो हमारा जो मेजर कंस्टिट्यूएंट है वो है लाइम, जो कि 62 से 67% के आसपास अवेलेबल है, ठीक है। इसके फार्मूला भी याद रख सकते हो आप, कैल्शियम ऑक्साइड जैसे लिखा होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है। लेकिन आपको परसेंटेज जो है सबका याद रखना है, डायरेक्टली एमसीक्यूज में पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले लाइम हो गया, फिर है सिलिका 70 से 25%, फिर है एलुमिना 3 से 8%, जिप्सम है जो कि एडिटिव है, जिसको हम लोग बाहर से ऐड करते हैं। जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सीमेंट पढ़ रहे थे तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जो क्लिंकर्स होते हैं उसके साथ में ही जिप्सम को डाल करके ग्राइंड किया जाता है, ठीक है। और क्यों डालते हैं हम लोग जिप्सम? ताकि हम लोग सेटिंग टाइम को एडजस्ट करें, ठीक है। एज अ रिटार्डर के लिए तो काम करता है। फिर है आयरन ऑक्साइड, जो हमारे सीमेंट में कलर और हार्डनेस देती है। फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है उसका परसेंटेज 5 से 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर बोल सकते हैं हम लोग लेस देन 5 to 6%। सल्फ़र है 2.5 से 3.5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, या फिर इसको बोल सकते हैं लेस देन 2.5 से 3.5%। सल्फ़र एक अनडिजायर प्रॉपर्टी देती है हमारे सीमेंट में, और ड्यू टू जिप्सम भी ये आ जाती है इससे, ठीक है। और फिर लास्ट है अल्कलीज। अल्कलीज जो है सोडा और पोटास से मिलके बना होता है, हम लोग बोल सकते हैं, और ये हार्मफुल इंग्रेडिएंट है सीमेंट का, इसीलिए हम नहीं चाहते हैं कि सीमेंट में ज़्यादा हो। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसका जो वैल्यू है आप 0.8 से 1% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक मिस्टेक हो रहा है, ये 0.8 है, ठीक है। 0.8 to 1%, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा इसके हार्मफुल इफेक्ट आगे जाकर देखेंगे। इससे अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन भी होती है, इफ्लोरेसेंस भी आ जाते हैं, इसीलिए इसको हम लोग लिमिट रखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और बारी बारी से इन सभी इंग्रेडिएंट का रोल को समझते हैं, ठीक है। इसमें इसकी प्रॉपर्टी और इसके एक्सेस हो जाने पे क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं इसको बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं लाइम की। लाइम जो कि एक मेजर कंस्टिट्यूएंट है सीमेंट का, इसका काम होता है स्ट्रेंथ और बाइंडिंग प्रॉपर्टी को देना, ठीक है। सीमेंट को हम ऐसे भी बाइंडिंग मटेरियल ही बोलते हैं, जो हमारे कोर्स एग्रीगेट को क्या करती है, पकड़ के रखती है, बाइंड करती है ना। तो मेजर जो पार्ट है वो लाइम का ही है, 62 से 67%। यदि एक्सेस हो गई तो एक्सेस होने से क्या होता है, स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है। स्ट्रेंथ क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। ऐसा कैसे हो रहा है, देखिए समझते हैं। इस रिएक्शन को देखिए, लाइम का फार्मूला आता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम लोग फ्री लाइम भी बोल सकते हैं। और जब लाइम में हम वाटर को ऐड करते हैं तो यहाँ से बनता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक्सपेंसिव नेचर का होता है, जो कि फूलता है ना, एक्सपेंड करता है। तो जितना ज़्यादा लाइम होगा उतना ज़्यादा कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ मोर देन वॉल्यूम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो जितना ज़्यादा हमारा कैल्शियम ऑक्साइड होगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की वॉल्यूम भी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। और वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ने से, वॉल्यूम एक्सपेंशन से अनसाउंडनेस आ जाएगी। ये अनसाउंडनेस वर्ड जो है याद रखना है। अनसाउंडनेस का मतलब होता है हमारा स्ट्रेंथ का घटना। यहाँ पे स्ट्रेंथ कैसे घट रहा है, ड्यू टू क्रैक्स। जब हमारा वॉल्यूम एक्सपैंड करेगा तो क्रैक्स आएंगे, इससे हमारा स्ट्रेंथ घटेगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग सीमेंट में अनसाउंडनेस आ गई, ठीक है। आगे समझते हैं हम लोग। और ये तो पहला था हमारा लाइम। दूसरा है सिलिका, ये सेकेंड मेजर कंपोनेंट है, जिसमें हम लोग बात करते हैं कि इसका रोल क्या है। देखिए ये इम्पार्ट करता है स्ट्रेंथ, ठीक है। एज अ बाइंडिंग मटेरियल ये भी एक्ट करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सीमेंट में। 70 से 25% अवेलेबल रहता है, ठीक है। और यदि एक्सेस हो गई तो सेटिंग टाइम डिले हो जाएगी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिले सेटिंग टाइम। जैसे अपने सीमेंट में वाटर ऐड किया ना, तो बहुत धीरे धीरे से वो सेटिंग स्टार्ट होगी, डिले कर देगी। तो इसीलिए इसका परसेंटेज को भी फिक्स रखना पड़ता है, नहीं तो क्या होगा, अल्टीमेटली स्ट्रेंथ में डिफिशियंसी आ जाएगी, सही है। अब यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है सेटिंग, इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे 3 वर्ड हम लोग को याद रखना है सीमेंट में जनरली। पहला है सेटिंग,
फिर है हार्डनिंग, और ये स्ट्रेंथ। बार बार जो हम लोग स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं कि स्ट्रेंथ घट रहा है, तो स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम सेटिंग की बात करते हैं। तो सेटिंग को क्या होता है? सेटिंग होता है लूजनिंग ऑफ प्लास्टिसिटी। यदि आप पहली बार देखोगे फर्स्ट वाला, तो इसमें लिखा हुआ है लूजनिंग ऑफ प्लास्टिसिटी। ठीक है, प्लास्टिसिटी क्या होती है? जब हम सीमेंट में वाटर ऐड करते हैं तो एक पेस्ट बन जाती है ना, और उसको किसी भी मोल्ड में हम कास्ट कर सकते हैं। तो ये मोल्ड के बाद जो पेस्ट बनता है उसमें प्लास्टिक नेचर होती है, जिसको किसी भी शेप साइज में चेंज कर सकते हैं। और ये प्लास्टिक जब घटने लगती है तो बोलते हैं हम लोग कि सेटिंग स्टार्ट हो गया है ना। या फिर इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि स्टिफनेस विदाउट लूजिंग स्ट्रेंथ, नहीं सॉरी, हम बोल सकते हैं स्टिफनेस विदाउट स्ट्रेंथ। मतलब उसमें स्ट्रेंथ तो नहीं आ रही है, बट वो स्टिफ होता हुआ तो आपको दिखेगा। जैसे ही आप सीमेंट वाटर ऐड करोगे ना, कुछ टाइम के बाद आपको दिखेगा कि वो सेट हो चुका है, लेकिन उसमें स्ट्रेंथ नहीं रहती है ना। आप उसमें प्रेस करोगे तो वो इजीली क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। और इसी को हम लोग बोलते हैं प्रीमेचर हार्डनिंग। ठीक है, तो सेटिंग क्या हुआ? सेटिंग एक प्रोसेस है जो आपको दिखाती है कि प्लास्टिसिटी लूज हो रही है। ठीक है, और इसको प्रीमेचर हार्डनिंग ये बोल देते हैं। मतलब स्ट्रेंथ उसमें नहीं आई है, बट उसमें जो प्लास्टिसिटी था, जो मोल्डिबिलिटी था, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। ठीक है, और हार्डनिंग क्या होती है? हार्डनिंग होता है प्रोसेस ऑफ स्ट्रेंथ गेन। जैसे जैसे स्ट्रेंथ गेन हो रही है ना, हार्ड होते जा रही है कंक्रीट, उसी को बोलते हैं हम लोग हार्डनिंग। ठीक है, और लास्ट है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ होता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट ग्रेजुअल लोडिंग। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे जब कंक्रीट, तो हमें बताया जाता है कि कंक्रीट का जब टेस्ट करते हैं ना, क्यूब टेस्ट सीटीएम मशीन में, तो उसके साइज रखते हैं 150 और उसमें ग्रेजुअल लोड लगाते हैं। और एक टाइम आएगी जब वो ब्रेक कर जाएगा, तो उस पॉइंट पे जो स्ट्रेस निकलेगा ना, उसी को उसका स्ट्रेंथ बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और जो भी स्ट्रेंथ निकलता है वो ग्रेजुअल लोडिंग पे ही निकलता है, और ये हम कंक्रीट में हमेशा ग्रेजुअल लोडिंग की ही बात करते हैं। सही है, तो सिलिका भी समझ में आ गया। इसमें आपका एक्सेस होगा तो स्ट्रेंथ घटेगी। ठीक है, और साथ में क्या होगा, सेटिंग टाइम भी इंक्रीज हो जाएगी। इसको आपको याद रखना है। थर्ड कंपोनेंट में आते हैं, जो तीसरा है सीमेंट में, वो है एलुमिना। एलुमिना 3 से 8% हम लोग मान के चलते हैं इसमें सीमेंट में आएगी। और इसका जो मेन रोल है वो है फ्लाश सेटिंग, या फिर बोल सकते हैं कि क्विक सेटिंग जो होती है, या फिर इन जनरल हम लोग बोलते हैं इनिशियल सेटिंग जो सीमेंट में आती है ड्यू टू एलुमिना। जैसे आप वाटर में ऐड करेंगे ना, सीमेंट में जब वाटर ऐड करेंगे तो स्टार्टिंग में जो सेटिंग स्टार्ट होता है ड्यू टू एलुमिना ही होता है। ठीक है, हार्डनिंग अभी नहीं होता है, बट सेटिंग स्टार्ट हो जाती है। मतलब सीमेंट अपनी प्लास्टिसिटी को लूज करना स्टार्ट कर देती है। इससे क्या होगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होगा। जब तेज़ी से सेट होगी तो हाइड्रेशन प्रोसेस से हीट ज़्यादा निकलेगी, और रेट ऑफ हाइड्रेशन भी ज़्यादा होगा। बहुत तेज़ी से हाइड्रेशन का प्रोसेस होगा। ठीक है, और हाइड्रेशन के बारे में हम लोग पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इससे क्या होगा, वाटर इवेपोरेशन होगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी। इससे कारण क्या होगा, प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक्स आना शुरू हो जाएगा। मतलब यदि एलुमिना का परसेंटेज को ज़्यादा रख दें तो हाइड्रेशन बहुत तेज़ी से होगा, हीट इवॉल्व होगी। इसके कारण वाटर इवोपरेट हो जाएगा तेज़ी से, और वॉल्यूम डिक्रीज होने लगेगी। और इस डिक्रीज के कारण प्लास्टिक श्रिंकेज होगी, उसके कारण क्रैक्स आना शुरू हो जाएगा। और जब क्रैक्स आएगी तो अल्टीमेटली स्ट्रेंथ हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगा। सही है, तो आप एलुमिना का भी फंक्शन को याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, और नेक्स्ट है हमारा जिप्सम। जिप्सम के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इसका फार्मूला आप याद रख सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रेजेंट रहता है। और ये एडिटिव इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि सीमेंट जब मैन्युफैक्चर करते हैं तो क्लिंकर्स बनने के बाद इसको हम लोग ऐड करते हैं। इसका काम मेन क्या होता है कि सेटिंग टाइम को डिले करना। डिले क्यों किया जाता है, जैसे हम सीमेंट में वाटर को ऐड करेंगे तो तेज़ी से सेटिंग स्टार्ट हो जाएगी, वो अपना प्लास्टिसिटी को लूज करने लगेगी, तो हम उससे काम नहीं कर पाएंगे इजली ना। यदि हमको मान लो टाइम नहीं मिलेगा तो हम प्लेस करने में ही सेटिंग होना, प्लेस करते करते ही सेटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि कुछ बीच में हमारे पास टाइम रहे ताकि वो प्लास्टिक स्टेज बना रहे और हम उसको इजीली काम कर पाए। इसीलिए सेटिंग टाइम को हम डिले कर देते हैं। इसके लिए हम लोग जिप्सम 3 से 4% हम लोग लेते हैं सीमेंट में, जो हमारा रिटार्डर की तरह काम करता है। ठीक है, इससे क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा इनिशियल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम क्या है, ये वो टाइम है
जिसमें सीमेंट उसके बाद अपना प्लास्टिसिटी लूज करने लगता है इस टाइम के बाद, ठीक है। वैसे हम लोग इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम का टेस्ट को भी देखेंगे और इसको और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम लोग सिर्फ इसके कंस्टिट्यूएंट और उसके रोल को समझ रहे हैं। अब नेक्स्ट आते हैं आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड इसको 0.5 से 6% दिया गया है। कहीं कहीं पे डिफरेंट भी हो सकता है इसका प्रपोर्शन, तो उससे कोई मतलब नहीं है, आप एक रेंज याद रख लो सिर्फ, ठीक है। ये क्या करता है, ये इम्पार्ट करता है हार्डनेस, स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ भी इनडायरेक्टली करता है ना, डायरेक्टली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उसके बाद ये कलर देती है सीमेंट में। सीमेंट का कलर जो होता है ग्रेस ग्रे कलर होता है ना, और ये आयरन ऑक्साइड के कारण ही ऐसा हो रहा है, नहीं तो फिर सीमेंट वाइट दिखती, क्योंकि इसमें मेजर कंपोनेंट जो है वो लाइम है और लाइम वाइट कलर होता है। तो वाइट कलर ना होकर के ये ग्रे कलर दिखता है, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड मिला हुआ रहता है। एक्सेस देने से क्या होगा, एक्सेस देने से आयरन ऑक्साइड मेक्स क्लिंकर मोर हार्ड, हिंस मेक्स ग्राइंडिंग डिफ़िकल्ट। यदि हम एक्सेस अमाउंट में आयरन ऑक्साइड को डालेंगे ना, तो जो क्लिंकर्स बनते हैं सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में वो बहुत हार्ड होगा, तो उसको ग्राइंडिंग करने में डिफ़िकल्टी आएगी, ठीक है। और तो फिर डालते क्यों है इसको, आयरन ऑक्साइड जब डिफ़िकल्टी कर रही है क्लिंकर्स डालने में, तो फिर इसका रोल ही क्या है। इसका रोल ये है कि ये हेल्प करती है फ्यूज करने में, लाइम और सिलिका को फ्यूज करती है विथ ईच अदर ड्यूरिंग बर्निंग। जो बर्निंग प्रोसेस होती है सीमेंट की, उसमें लाइम और सिलिका को फ्यूज करने में, रिएक्शन करवाने में हेल्प करती है, ठीक है। इसीलिए आयरन ऑक्साइड को रखा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है 5 से 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हम लोग बोल सकते हैं शुड नॉट बी मोर देन 5 to 6%, ठीक है। ये भी इम्पार्ट करती है मैग्नीशियम हार्डनेस, और जो टिंट येलो कलर जो आती है वो ड्यू टू मैग्नीशियम ऑक्साइड के कारण ही आती है ना। एक्सेस से क्या होगा, अनसाउंडनेस आ जाएगी। और हम लोग देखे थे पहले भी, अनसाउंडनेस का मतलब क्या होता है, जब सीमेंट में एक्सपेंशन होगी तो क्रैक्स आते हैं, इससे स्ट्रेंथ घट जाएगी, इसी को बोलते हैं अनसाउंडनेस, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड से भी हमारा क्या होता है, एक्सपेंशन होता है सीमेंट में। आगे आते हैं हम लोग और पढ़ते हैं सल्फ़र और अल्कलीज के बारे में। सल्फ़र जो कि सल्फ़र ट्राइऑक्साइड के फॉर्म में रहता है, और इसका वैल्यू जो है 2.5 से 3% से कम ही होना चाहिए। ऐसे बोल सकते हैं शुड नॉट बी मोर देन 2.5 to 3.5, ठीक है। सेम अल्कली के लिए भी है, ये तो बहुत कम रखते हैं, ये 0.8 है, 0.8 to 1%, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सल्फ़र क्या करता है, सल्फ़र से भी अनसाउंडनेस आती है। जहाँ पे अनसाउंडनेस बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, स्ट्रेंथ घट रही है। स्ट्रेंथ घट रही है क्यों, क्योंकि सीमेंट में एक्सपेंशन हो रही है, उसके कारण क्रैक्स जनरेट हो रहे हैं, तो सीमेंट की स्ट्रेंथ घट जाती है। सल्फ़र आता कहाँ से, सल्फ़र जो हम लोग जिप्सम डालते हैं ना, उससे भी थोड़ा बहुत सल्फ़र आ जाती है। हम लोग चाहते हैं कि 2.5 से 3% से ज़्यादा कभी नहीं हो, नहीं तो अनसाउंडनेस आएगी, और इसका कोई रोल नहीं होता है, ये हार्मफुल इंग्रेडिएंट है सीमेंट के लिए। अल्कली भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट हम लोग देख चुके हैं, और ये तो हम लोग 0.8 से 1% से ज़्यादा नहीं रखते हैं। इससे ज़्यादा हुई तो फिर क्या होगा, तो यहाँ पे इफ्लोरोसेंस होना जाएगा। इफ्लोरोसेंस को हम लोग वाइट स्पॉट ही बोलते हैं। आप लोग देखे होंगे सीमेंट के ऊपर में एक वाइट वाइट स्पॉट दिखने लगता है, वाइट वाइट लेयर दिखने लगता है, उसको इफ्लोरोसेंस बोलते हैं, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट्स। और ये अल्कली क्या है, ये तो सॉल्ट्स ही है ना, सोडियम ऑक्साइड, अब पोटासियम ऑक्साइड, ये सॉल्ट है, ठीक है, तो सोडा और पोटास भी बोलते हैं हम लोग। इससे क्या होगा, इससे सबसे खतरनाक होता है जिसको बोलते हैं अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन। इसमें क्या होगा, जब हम लोग एग्रीगेट यूज करते हैं ना बाइंड करने के लिए, तो सीमेंट से जो अल्कली है वो एग्रीगेट क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और ये बहुत टाइम के बाद फिर एग्रीगेट को क्या करती है, एक्सपेंड करना शुरू करती है, इसके कारण क्रैक होना शुरू हो जाता है। तो शुरू में आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है, लेकिन आफ्टर लॉन्ग टाइम जो एग्रीगेट जो है अल्कली को होल्ड करके रखी हुई थी, उसके कारण एक्सपेंशन होती है और क्रैक्स आना शुरू हो जाता है। इसको हम लोग एक और नाम देते हैं जिसको बोलते हैं अल्कली सिलिका रिएक्शन, और इसको कैंसर ऑफ कंक्रीट बोलते हैं, क्योंकि आपको इनिशियल स्टेज में नहीं दिखेगा वो रिएक्शन, लेकिन धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में आपको क्या दिखेगा कि जो एग्रीगेट था उसके साथ ये जो अल्कली है रिएक्ट करता है और उसको एक्सपेंड करना शुरू करता है, ठीक है, इसी कारण क्रैक्स आना शुरू हो जाता है।
ठीक है। तो इसको MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखेंगे। अल्कली एक हार्मफुल इंग्रेडिएंट है सीमेंट का, और इससे हम लोग बोलते हैं कैंसर ऑफ कंक्रीट। ठीक है, चलिए ये हमारा मेजर कंस्टिट्यूएंट था, ये ख़त्म हो चुका है। अब बात कर लेते हैं कि बॉक्स कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, बॉक्स कंपाउंड जितने भी कंपोनेंट हमने देखा अभी, सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, ये सब जब फ्यूज होती है ना तो कंपाउंड बनते हैं, इसको बोलते हैं बॉक्स कंपाउंड। और यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल द एबव कंपाउंड फ्यूज विथ ईच अदर ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और इसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं बॉक्स कंपाउंड। ठीक है, जनरली ये 4 होते हैं, 4 मेजर कंपाउंड होते हैं, और उन चारों बॉक्स कंपाउंड को बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो अभी हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं फ़िलहाल ये चारों कंपाउंड को, और इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं ये जो बॉक्स कंपाउंड है क्या क्या है। इसमें आ जाएंगे फर्स्ट में ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, जिसको C3A से शॉर्ट में दिखाते हैं। ठीक है, और इसका फुल फार्मूला जो होता है ये होता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, जिसको बोलते हैं, जो कि 6 से 8% बनता है। उसके बाद है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट फेरिट। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिखते हैं C4AF, इसका फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये 10 से 18% रहेगा। तीसरा है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, जो कि 45 से 65% रहेगा, सबसे ज़्यादा रहता है ये। और लास्ट में है डाई कैल्शियम सिलिकेट, जो कि 15 से 35% रहेगा। जो लास्ट का जो 3 और 4 है, मेन जो रिस्पॉन्सिबल होता है स्ट्रेंथ के लिए यही होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, अब इन चारों को एक्सप्लेन में पढ़ना पड़ेगा कि इसका प्रॉपर्टी क्या है, और एक्सेस हो गया कोई कंपाउंड इसमें से तो फिर क्या रिजल्ट आएगा, है ना। इसीलिए इसको आज नहीं करेंगे, अगले दिन करेंगे बॉक्स कंपाउंड को। तो इससे पहले कुछ हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा है एक बार फिर से देख लो, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कि इसके मेजर कंस्टिट्यूएंट क्या है। ठीक है, सबके परसेंटेज को याद रखना है, इसका मेन रोल क्या होता है, और यदि एक्सेस हो जाएगा तो क्या डिफेक्ट दिखेंगे वो भी हमने पढ़ा। पहले लाइम पढ़ा, लाइम ज़्यादा होगा तो अनसाउंडनेस हो जाएगा। फिर सिलिका पढ़ा, ज़्यादा सिलिका रहेगा तो सेटिंग डिले हो जाएगी। एल्यूमिना पढ़ा, एल्यूमिना ज़्यादा होगा तो इससे क्या होगा, प्लास्टिक श्रिंकेज होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा जिप्सम, जिप्सम ज़्यादा देंगे तो इनिशियल सेटिंग क्या होगा, डिले हो जाएगा। इसीलिए उसको एक फिक्स प्रपोर्शन में रखते हैं और एडजस्ट कर लेते हैं सेटिंग टाइम को। उसके बाद आयरन ऑक्साइड पढ़ा, यह हार्डनेस भी देता है, लेकिन सेम टाइम में ज़्यादा हो जाएगा तो क्लिंकर्स को ग्राइंडिंग टाइम में डिफ़िकल्टी होगा। इसका मेन काम होता है फ्यूज करना, है ना। जो सिलिका, एल्यूमिना, ये जो लाइम और सिलिका है, इसको फ्यूज करने के लिए ही मेन काम करता है ये। फिर मैग्नीशियम साइड देखें हम लोग, ये इम्पार्ट करता है स्ट्रेंथ को, और ज़्यादा होगा तो अनसाउंडनेस आना शुरू हो जाएगा। सेम सल्फ़र के लिए भी था, सल्फ़र का कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देखा गया है, ये सिर्फ अनसाउंडनेस ही देता है सीमेंट में। इसीलिए हम चाहते हैं कि 2.5 से 3% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये आ ही जाएगा सीमेंट में, जो जिप्सम ऐड करते हैं उससे भी आ सकता है। अल्कली देख लिए हम लोग, जो सॉल्ट्स प्रेजेंट रहते हैं उसके कारण क्या आते हैं, इफ्लोरोसेंस आते हैं। इफ्लोरोसेंस क्या है, वाइट पैचेज दिखना शुरू हो जाते हैं, वाइट स्पॉट जिसको बोल रहे हैं हम लोग, और इसको कैंसर ऑफ कंक्रीट बोलते हैं। ये हमने देख लिया। अब ये सारे कंपोनेंट आपस में फ्यूज होकर के रिएक्शन कर करके बॉक्स कंपाउंड बनाते हैं, और इन चारों बॉक्स कंपाउंड को हमको अच्छे से पढ़ना है, जो कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अब जल्दी से कुछ कुछ क्वेश्चन है, इजी है, फटाफट इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट अ मेन कंपाउंड ऑफ सीमेंट। हमने C3S पढ़ा, C2S पढ़ा, C4F भी पढ़ा। ये CaCO3 ये कोई कंपाउंड नहीं बनता है सीमेंट में, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा C। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, द फंक्शन ऑफ सिलिका इन सीमेंट इज टू इंक्रीज स्ट्रेंथ। सिलिका से क्या होता है, स्ट्रेंथ बढ़ती है, सेटिंग का काम करता है ये। ठीक है, बाकी क्या लिखा है, प्रोमोट सेटिंग, गलत बात, रिड्यूस सेटिंग टाइम, प्रिवेंट श्रिंकेज, ये सब कुछ नहीं होता है ना। इंक्रीज करता है स्ट्रेंथ को, लेकिन ज़्यादा सिलिका हो गया तो वो क्या करेगा, सेटिंग टाइम को डिले कर देगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है सेटिंग टाइम को रिड्यूस करना, ये गलत है, सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अब 3 देख लिया ना, 2 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। लाइम है मेजर कंस्टिट्यूएंट, 62 से 67% आती है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द कंस्टिट्यूएंट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक सेटिंग। हमने पढ़ा था क्विक सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या कौन होता है? एलुमिना होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी, राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑक्साइड इन सीमेंट एक्ट एज अ फ्लक्सिंग एजेंट, इम्पार्ट कलर। ये भी पढ़ चुका है हमने। वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड ये फ्लक्स की तरह काम करता है। ये लाइम और सिलिका को फ्यूज करने के लिए काम आता है और कलर भी इम्पार्ट करता है। ठीक है, 6 नंबर को देख लेते हैं। मैग्नीशिया, इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड बोल रहे हैं, इज प्रजेंट इन एक्सेंस। यदि एक्सेस में प्रजेंट होगा तो क्या काउज करेगा? यदि ज़्यादा होगा तो ये अनसाउंडनेस आ जाएगी। ठीक है, अनसाउंडनेस। आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड भी ज़्यादा रहने से अनडिजायर एक्सपेंशन होगी, क्रैक्स आएंगे तो स्ट्रेंथ घट जाएगी। और 2 क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट टू, क्या लिखा हुआ? इम्प्रूव इन स्ट्रेंथ, कंट्रोल सेटिंग टाइम, इंक्रीज फाइननेस, रिड्यूस कलर। तो आप देख रहे हैं हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ये सेटिंग टाइम को एडजस्ट करती है। तो जिप्सम को क्या बोलेंगे हम लोग? कंट्रोल सेटिंग टाइम। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रेजेंस ऑफ एक्सेस फ्री लाइम इन सीमेंट लीड्स टू अनसाउंड। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड जब एक्सेस होगी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा बनेगा, और जो कि एक्सपेंसिव नेचर का होता है। और जब एक्सपेंड करेगा तो क्रैक्स आएंगे तो स्ट्रेंथ घट जाएगी। इसी को बोलते हैं अनसाउंडनेस। ठीक है, तो ये हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है यहाँ पे। हमने जितने भी मेजर कंस्टिट्यूएंट थे सीमेंट का पढ़ लिया है, और अगले वीडियो में हम लोग बॉक्स कंपाउंड को देखेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। चलिए, थैंक यू।